चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज हम। आज प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमने लास्ट चैप्टर छोड़ा था हाइपर कैप्निया के लेवल पर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में उस लेवल पर। आज हम लोग ने हाइपोकैप्निया के साथ में बहुत सारी चीजों को टेली करके देखना है। ठीक है, कि यदि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपको विजिबल होगा तो इस रूप में विजिबल होगा जब आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को फॉलो करोगे। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में एक नॉर्मल प्रोसेस होती है जिसके अकॉर्डिंग आपका रेस्पिरेशन लगातार कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पर हाइपोकैप्निया की बात करेंगे तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट में डिक्रीज होने को हाइपोकैप्निया कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब हाइपोकैप्निया उत्पन्न होने की जो कंडीशन होती है, ये हमेशा याद रखिएगा हाइपोवेंटिलेशन के द्वारा हमेशा एसोसिएटेड होती है। यानी आप जब एक कमरा बंद करके सांस लेते हैं तो सफोकेशन होता है ना, ये आपका हाइपोकैप्निया कहलाता है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, इसीलिए जब आप इसके साथ में अगर आप लगातार, ठीक है, प्रोलॉन्ग हाइपर वेंटिलेशन के लेवल पर हुए, यानी लंबे समय तक आप बहुत ज्यादा आपने एयर लिया, ठीक है, उसके तुरंत बाद भी हाइपोकैप्निया फॉलो होता है दोस्तों। क्यों क्यों क्योंकि आपकी बॉडी को आप बार बार एक्साइट कर रहे हो कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालो बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अंदर आ रही, बहुत ज्यादा आ रही है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती रहेगी, तो जरूरत से ज्यादा मात्रा में आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हो। यही कंडीशन हाइपोकैप्निया कहलाती है दोस्तों। जब हाइपोकैप्निया डेवलप होता है तो उसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, और उन इफेक्ट्स को आप आधारित बनाकर कई कंडीशंस को डिस्क्राइब करते हो, कई कंडीशंस को फॉलो करते हो दोस्तों। और ये कंडीशन टेबल प्रैक्टिस में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाएगी कि ये ऑर्गन प्रभावित हुआ तो उस ऑर्गन के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन ज्यादा तो मेटाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा हो रही है, अगर ऑक्सीजन कम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वेस्टेज मटेरियल कलेक्ट हो रहा है, टॉक्सिसिटी डेवलप हो रही है। यही तो निर्धारित करता है कि फंक्शन खराब है या स्ट्रक्चर खराब है। याद रखना दोस्तों, रेस्पिरेशन पर जब आप इफेक्ट देखते हो, रेस्पिरेटरी सेंटर कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने के कारण डिप्रेस हो जाता है। इसी कारण से रेस्पिरेशन का जो फोर्स होता है, रेस्पिरेशन का जो रेट होता है, डिक्रीज हो जाता है दोस्तों। यही कारण है इस पर ब्लड पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। ब्लड का पीएच कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की वजह से हाइड्रोजन आयन के ज्यादा कनेक्ट होने के कारण इंक्रीज हो जाता है। इसी के कारण दोस्तों यहाँ पर याद रखना, जब ब्लड का पीएच इंक्रीज होता है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा, और पर्टिकुलर जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल अंदर आने के कारण दोस्तों यहाँ पर रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस डेवलप होगा। और यही कारण है यहाँ पर जो प्रोसेस में जाएंगे तो कैल्शियम का कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी सेल का जो काम करने का तरीका कैल्शियम के ऊपर डिपेंड करता है। जब यहाँ पर हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस रिड्यूस हो जाती है, इसलिए यहाँ पर कैल्शियम कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। और इसी के कारण आपको याद होगा दोस्तों, लोगों को कन्वल्शन आकर मरोड़ आना शुरू होता है, जिसको हम टिटेनी बोलते हैं। ठीक है, ये न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी और कार्पोपेडल स्पाज्म के द्वारा कैरेक्टराइज होता है, यानी आपका जो कार्पस लेवल होता है, नीचे के मसल्स होती है, क्रैम्प्स आना शुरू होता है। यही कारण है दोस्तों, टिटेनी इस कंडीशन में शो करती है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया है, आपको रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस डेवलप हो गया है, आपको वहां पर बैलेंस करना है। जैसे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को आपने बैलेंस कर दिया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर डायरेक्टली इफेक्ट डालता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर आप जो कैरेक्टर देखोगे, सीधा डिजीनेस, मेंटल कंफ्यूजन, मस्कुलर ट्विचिंग, ठीक है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हाइपोकैप्निया, ये कॉमन फीचर होते हैं दोस्तों। और ये पर्टिकुलरली एक पेशेंट को नहीं समझ में आता कि क्या कंडीशन है, लेकिन डॉक्टर तुरंत समझ जाता है कि इसको ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत है। जैसे ऑक्सीजन दिया जाता है, पेशेंट बिल्कुल एकदम नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, इस कंडीशन में जब मेटाबॉलिक प्रोसेस को बैलेंस किया जाता है तो ऑक्सीजन की कमी से भी, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से भी, दोनों लेवल पर आपको बैलेंस करना है। इसलिए आपको याद हो,
मैंने कहा था ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान मिक्स गैसेस देना भी जरूरी होता है, केवल एक ऑक्सीजन से कुछ नहीं होता। ऐसी कंडीशन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने के लिए जब आपको ऐसा नजर आता है दोस्तों कि यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करके लगाया जाता है। और जब देखा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वहां बहुत ज्यादा है तो ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, प्लेन ऑक्सीजन, और कुछ मल्टीपल गैसेस होती है जो सपोर्ट करती है। इसलिए ये थेरेपी मॉडर्न साइंस की देन है जो पेशेंट को सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी है, हम भी उसको मानते हैं। लेकिन याद रखिएगा हम लोग पर्टिकुलरली नेचर का उपयोग करके इलेक्ट्रोमेपैथ मेडिसिन से स्मेल थेरेपी के माध्यम से इस दोनों प्रोसेस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसको दोनों प्रोसेस इसलिए याद रखना, मैं 3 फार्मूले अलग अलग बता रहा हूँ और तीनों फार्मूले ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं दोस्तों। पहला फार्मूला है P1 P2 P3 P4 WE, पांचों को इक्वल क्वांटिटी में मिलाओ, D4 बनाओ, स्मेल कराओ 5-5 बूंद दिन भर में 4 से 6 बार। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग कैपेसिटी को बैलेंस कर देगा। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन को बैलेंस करता है, इसलिए ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, ब्रोंकिक्टाइसिस, एम्फाइसीमा जैसी कंडीशंस को बहुत ब्रिलियंटली टैकल करने में आपकी मदद करता है। जो एल्वियोलाई में म्यूकस जमा है, किसी कारण से ऑक्सीजन आना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना, ये जो प्रोसेस ब्लॉक हो रही है, इस प्रोसेस को खोलने के लिए बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। दूसरा, जब म्यूकस मेम्ब्रेन का अफेक्शन हो जाता है और उसके कारण अगर वहां पर दोस्तों ये कंडीशन कार्बन डाइऑक्साइड के लो कंडीशन डेवलप होती है, नोज ब्लॉक है, सांस ले नहीं पा रहे, एटमॉस्फेयर में रहते हो आप, ब्लॉक है, तो ऐसी कंडीशन में नेबुलाइज का उपयोग कीजिए। C5 P1 F1W D4 में स्पेल कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं दोस्तों। तीसरा एक सिंपल सा प्रोटोकॉल होता है दोस्तों कि जब आपको नजर आ रहा है कि इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लेवल पर प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको वहां पर हमेशा याद रखना है S10 C1 P1 WE, S10 C1 P1 WE D4, P1 P2 P3 P4 WE D4, C5 P1 F1 WE D4। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो लगातार हमारे सर्कुलेशन को मेंटेन करके हाइपो और हाइपर वेंटिलेशन को कवर करता है। इसलिए किसी भी प्रकार का अगर स्मेल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है उसको कनेक्ट करते हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। 1 या 2 दिन के अंदर पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल अपना काम करना शुरू कर देता है। ये आपकी और हमारी प्रैक्टिस का अनुभव है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रोटोकॉल पे चलते हैं, एस्फेक्सिया। याद रखना दोस्तों एस्फेक्सिया क्या होता है, ठीक है, ये भी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और आप में से कई लोग इस प्रकार के एस्फेक्सिया की कंडीशन को देख चुके हैं। ठीक है, याद रखना किसी कारणवश एयर पैसेजेस की ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ब्लड में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेस अमाउंट वहां पर कॉज होना, उसके द्वारा एस्फेक्सिया कॉज होता है दोस्तों। यानी आपका नोज बंद कर दो, आपका गला दबा दो, ठीक है, आपके अंदर की तरफ रेस्पिरेशन इंस्पायरेशन में लंग्स में गई नहीं तो अंदर आपने ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचा ही नहीं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बना ही नहीं। ठीक है, ये वो कंडीशन होती है जिसमें आपके बॉडी में निरंतर मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है, लेकिन ऑक्सीजन आना नेसेसरी है, लेकिन ऑक्सीजन आपने भेजी नहीं। जब ऑक्सीजन गई नहीं तो डेफिनेटली आपके बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट कनेक्ट हो रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब वहां बहुत ज्यादा कलेक्ट हो गया, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, उस कंडीशन को एस्फेक्सिया कहते हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों एस्फेक्सिया, एस्फेक्सिया, ठीक है। याद रखना जब कभी कंडीशन देखते हो कि भाई ये एस्फेक्सिया डेवलप हो रहा तो कैसे होगा और कब होगा, तो याद रखना दोस्तों एस्फेक्सिया ऐसी कंडीशन में डेवलप होता है जहां एयर जो पैसेजेस होता है उन एयर पैसेजेस का एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन के द्वारा कैरेक्टराइज होता है। यानी वहां एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, अचानक कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, मैं आया मैंने नाक बंद कर दिया, आपका मुंह बंद कर दिया, ठीक है, क्या हुआ, ऐसी कई कंडीशन होती है। म्यूकस बहुत ज्यादा आपका जम गया है, सीओपीडी का लेवल हुआ, ऐसे बहुत सारी कंडीशन होती है जिसमें आपका जो एयर पैसेज ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, आप स्ट्रेंगुलेशन देख लो, आपने फांसी लगाने की कोशिश की,
हैंगिंग, आप लटक गए, ठीक है। ड्राउनिंग यानी आप नदी में जा रहे हैं, डूब गए, आपको तैरना आता नहीं, आप नीचे बार बार जा रहे हो, ड्राउनिंग की कंडीशन, ठीक है। ये तीनों के तीनों कंडीशन, स्ट्रेंगुलेशन दबा देना गला, हैंगिंग लटक जाना, ठीक है, ड्राउनिंग यानी पानी के लेवल पर चला गया। ये वो कंडीशन होती है जिसके लेवल पर आपकी ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है, और यही कारण है एस्फिक्सिया के बहुत सारे इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। आप इसको डिवाइड करते हो कैटेगरी वाइज 3 स्टेजेस में। सबसे पहली स्टेज होती है स्टेज ऑफ हाइपरअपनिया, स्टेज ऑफ हाइपरअपनिया, ठीक है, तेजी से सांस लेने चले चालू हो जाओगे आप, स्टेज ऑफ हाइपरअपनिया, स्टेज ऑफ कन्वर्शन, स्टेज ऑफ कोलैप्स। 3 कंडीशन होती है दोस्तों। सबसे पहली कंडीशन होती है स्टेज ऑफ हाइपरएपनिया, यानी नॉर्मल ब्रीथिंग होती है आपकी, जो स्टार्टिंग हुई तो उसको वैक्सिंग कहते हैं। स्टार्टिंग हुई, एक बड़ा लेवल बना, बड़ा लेवल के बाद फिर रिवर्स मेट्रिकुलेंट हुआ, इसको बोलते हैं वार्निंग, वैक्सिंग एंड वार्निंग, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में कुछ समय के लिए रुका, उसे कहते हैं एपनिया की स्टेज, फिर वापस वैसे के वैसे रिवर्स ऑर्डर में शुरू हो गया, इसको कहते हैं हाइपर, ठीक है। ये हाइपर एपनिया की कंडीशन डेवलप होगी। तो एपनिया, हाइपर एपनिया लगातार एक दूसरे को बैलेंस करता है और इसी बैलेंस के आधार पर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटिन्यू वर्क करता रहता है। लेकिन जब आप इसको एब्नॉर्मलिटीज के लेवल पर देखते हो कि जैसे पेशेंट आया ये बिल्कुल एक जैसा हाइपर एपनिया हुआ, तो एपनिया और हाइपर एपनिया यहाँ पर इस प्रकार से हुआ, जहां वैक्सिंग और वार्निंग नहीं होगा वो नॉर्मल नहीं होगा, और इसीलिए स्टेज ऑफ हाइपर एपनिया, स्टेज ऑफ कोलैप्स, स्टेज ऑफ कन्वर्शन, 3 स्टेज में इसको डिवाइड किया जाता है। और तीनों स्टेज आप टेबल प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कई बार देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन उसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कई पेशेंट आया गैस्पिंग करा फिर रुका, फिर गैस्पिंग कर रहा है, यानी वो कोशिश कर रहा है कि उसको हांफने की कंडीशन अगर डेवलप हो रही है उससे वो बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं बच पाता। तब आपको याद रखना है स्टेज ऑफ हाइपरनिया। हाइपरएपनिया एस्फेक्सिया की फर्स्ट स्टेज होती है और ये लगभग 1 मिनट तक एक्सटेंड हो सकती है। 1 मिनट तक लगातार हाइपरएपनिया एस्फेक्सिया के फर्स्ट स्टेज के रूप में एक्सपेंड होता है, और इस स्टेज में जो ब्रीदिंग होती है बहुत ही डीप और रैपिड होती है, गहरी गहरी सांस लेगा और लेकिन जल्दी जल्दी लेगा, डीप और रैपिड ब्रीदिंग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस मात्रा होने के द्वारा दोस्तों रेस्पिरेटरी सेंटर के पावरफुल स्टिमुलेशन के कारण होता है। याद रखना है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज्यादा है तो ऑटोमेटिक रेस्पिरेटरी सेंटर नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से स्टिमुलेट होगा, और रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करेगा, पावरफुल स्टिमुलेशन हो जाएगा, और इसीलिए हाइपरएपनिया, डिस्निया, साइनोसिस के द्वारा फॉलोड होगा दोस्तों। याद रखना, नीला पड़ जाएगा, है ना। इसीलिए हाइपरएपनिया होगा, जोर जोर से सांस लेगा ये कंडीशन में, ठीक है। हाइपरएपनिया होगा, साथ में जब आप देखोगे ना डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, क्योंकि गहरी गहरी लंबी लंबी सांस ले रहा है, सांस लेते नहीं बन रहा, ऐसा लगेगा कि बस ये अभी निपटने वाला है, ठीक है। साइनोसिस हो जाएगा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन है ही नहीं, पूरा नीला पड़ जाएगा। यही कारण है दोस्तों आइज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, एक जगह स्थिर हो जाती है, ठीक है। वो एक चीज को देखा ही करता है, उसको ऐसा लगता है मैं बचूंगा नहीं बचूंगा क्या करूंगा, ठीक है। वो वहां पर आइज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट आपको नजर आएगी, आप पेशेंट को देख लो, आप समझ जाओ स्टेज ऑफ हाइपरएपनिया, एस्फैक्सिया का केस आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ये कैरेक्टर होते हैं। दूसरी बात देखिए, जब कन्वर्शन की स्टेज आएगी, कन्वर्शन की स्टेज मेनली कन्वर्शन के द्वारा ही कैरेक्टराइज होती है। यदि आपको कन्वर्शन पता है तो अनकंट्रोल इनवॉलेटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, पेशेंट अचानक बैठा या लेटा हुआ था या खड़ा था आपके सामने, अचानक वहां पर अनकंट्रोल्ड इनवॉलेंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होने लग गए, उसको मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन अजीब तरह से होने लग गए, वो हिलने लगा, गिर गया, बैठा था तो लेट गया, लेटा था तो, और फिर अजीब अजीब से हरकतें करने लग जाता है, क्योंकि वो अनकोऑर्डिनेटेड मसल्स मूवमेंट होता है जो पर्टिकुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मसल सिस्टम के माध्यम से होते हैं। जब वो डेवलप होता है तो इस स्टेज की ड्यूरेशन मैक्सिमम 1 मिनट से कम होती है। 1 मिनट से कम में कन्वर्शन हो गया, फिर नॉर्मल हो गया, ठीक है। याद रखना, हाइपरकैप्निया ब्रेन्स पर एक्ट करता है, याद रखिएगा इस बात को। ये जब कन्वर्शन आता है तो हाइपरकैप्निया ब्रेन्स पर एक्ट करता है और बहुत सारे फॉलोइंग इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करता है। और अगर आपको पता है कि कन्वर्शन है तो इसका सीधा संबंध सेंट्रल नर्वस सिस्टम
वहां पर कनेक्ट करेगा। और अगर आपको कनेक्ट करते आ गया तो आप याद रखना इमीडिएट उसको डब्ल्यू के स्मेल करा दिए। ठीक है, इमीडिएट आपने डब्ल्यू का स्मेल करा दिया D2 या D3 में, आप मान के चलेगा उसी समय बैलेंस हो जाएगा। D4 में नहीं, D3 बेस्ट होता है। आप स्पेशल RS बेस्ट 10 ड्रॉप उसको स्मेल करा दीजिए। मेरा मानना है कन्वर्शन हाफ हो जाएगा, आधा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और स्लोली स्लोली वो रिकवरी के स्टेज पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कन्वर्शन शुरू होता है वायलेंट एक्सपायरेटरी इफेक्ट होता है, बहुत ही ज्यादा एक्सपायरेटरी यानी बाहर निकालना। ठीक है, बहुत ही वायलेंट प्रोसेस होती है बाहर निकालने की, और ये बहुत खतरनाक होता है दोस्तों, क्योंकि ये जनरलाइज कन्वर्शन डेवलप करता है। पूरी बॉडी में जनरलाइज कन्वर्शन डेवलप होंगे, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं रहेगा जहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, सारी जगह होती है। अब वहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है ना, तो कन्वर्शन जब डेवलप होगा तो जनरलाइज कन्वर्शन होगा, इसीलिए हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज क्योंकि बॉडी की डिमांड है ऑक्सीजन की बढ़ी हुई, इसलिए हार्ट उस डिमांड को पूरी करने के लिए अपनी रेट बढ़ाएगा, पंपिंग मैकेनिज्म बढ़ाएगा, इसलिए हार्ट रेट में इंक्रीज होता है। यही कारण है जब हार्ट रेट में इंक्रीज हुआ, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, तो ब्लड पे प्रेशर पड़ा आरटीएल लेवल पर, तो आरटीएल ब्लड प्रेशर में इंक्रीज आपको ऑटोमेटिकली देखने को नजर आएगा। ठीक है, और यही कारण है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ऐसा व्यक्ति कभी कभी घबरा जाता है, और घबराने की वजह से क्या होता है, जो ब्रेन और बॉडी का जो कंट्रोल होता है, हम बोलते हैं ना अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम, ये सिस्टम फेल होने शुरू होता है, इसीलिए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वहां पर डेवलप हो जाता है। बॉडी की होम्योस्टेसिस में इम्बैलेंस होता है, इसलिए ये कंडीशन वहां पर डेवलप होती है। कई बार पेशेंट बहुत इजीली सर्वाइव हो जाता है, लेकिन कई बार कोलैप्स में चला जाता है, स्टेज ऑफ कोलैप्स। याद रखना दोस्तों, कोलैप्स की स्टेज होती है लगभग 3 मिनट रहती है, यानी 3 मिनट के अंदर आपके पास टाइम है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दो, सारे घर के कमरे दरवाजे सब खोल दो, हवा उसको आने दो, पंखा चालू कर दो, आप हवा देने लग जाओ, लोग करते हैं ना। आप देखो सीवियर हाइपोक्सिया इस स्टेज के दौरान बहुत सारे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है दोस्तों, इसलिए ब्रेन में सेंटर का डिप्रेशन होना ये सबसे मेजर इंसिडेंस होता है। ब्रेन में सेंटर का डिप्रेशन होना, कन्वर्शन का डिसअपीयरेंसेस होना, ये सारी चीजें वहां पर इन्वॉल्व होती है विद इन 3 मिनट। ठीक है, और यही कारण है दोस्तों S1 C1 A1 F1 VER1 RE सेकेंड डायल्यूशन फ्रीक्वेंटली वहां पर चलाइएगा। S1 C1 A1 F1 VER1 RE सेकेंड डायल्यूशन फ्रीक्वेंटली चलाइएगा। लेकिन याद रखिएगा जिनको ब्लड प्रेशर का सिम्टम होता है वहां RE न देकर B देना है। ठीक है, RE न देकर B देना है, या सेफ साइड चलना चाहते हो S1 C1 A1 F1 VER1 B दे दो सेकेंड डायल्यूशन। आप देखो फ्रीक्वेंटली दो, कन्वर्शन की स्टेज बिल्कुल नॉर्मल वे में आकर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, याद रखना ब्रेन में सेंटर का डिप्रेशन होना, कन्वर्शन का डिसअपीयरेंसेस होना, किसी भी प्रकार के डिप्रेशन को हमने ठीक किया S1 C1 A1 F1 VER1 RE से सेकेंड डायल्यूशन, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन हो फ्रीक्वेंटली 10 to 15 ड्रॉप फ्रीक्वेंटली 6 से 8 बार आपने चलाया और कुछ समय के बाद पेशेंट को देखा बिल्कुल ओके हो गया। ठीक है, याद रखना यहीं पर शुरू होता है रेस्पिरेटरी गैस्पिंग का डेवलपमेंट, यानी ऐसा पेशेंट करने लगता है बस अब निपट जाएगा, गैस्पिंग करने लगता है, अटकने लगता है उसको सारी चीज। ठीक है, तो याद रखना रेस्पिरेशन के दौरान गैस्पिंग होने पर बॉडी के जो स्ट्रेचिंग के साथ में माउथ की जो ओपनिंग होती है, जैसे हाफते हाफते सांस लेना। ठीक है, हाँफ रहा है और सांस ले रहा है, हाँफ रहा है और सांस ले रहा है, इस प्रकार से जो प्रोसेस होती है लगातार वहां पर आपको देखने को मिलती है। इसका ऑब्जर्वेशन जब देखोगे कि नहीं पेशेंट हाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको प्यूपिल को देखिए, आई को देखिए आप, अगर डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल है मान लीजिए कि प्रॉब्लम है, इसको बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। ठीक है, डायलिटेशन हो रहा है प्यूपिल का, अब मान जाइएगा कि इसको स्टेज ऑफ कोलैप्स डेवलप हो चुकी है ना। आप देखिएगा हार्ट रेट डिक्रीज हो चुकी है, क्या करोगे आप? ये बी वाला प्रोटोकॉल दीजिए, A3RE को हार्ट पे मसाज कीजिए। आप जब देख रहे हो कि हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है, यानी हार्ट काम कम कर रहा है, लंग्स काम ज्यादा कर रहा है। ठीक है, इसीलिए लॉस ऑफ ऑल रिफ्लेक्सेस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कोलैप्स में, सभी रिफ्लेक्सेस जाना शुरू होता है। इसीलिए हांपने के दौरान जब वो हांपता है दोस्तों, उस दौरान
जितने भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। आप कहते हो ना यार, ये देख यार एकदम से बहुत गहरी गहरी सांस ले रहा और एकदम सांस छोड़ दिया, कोलैप्स हो गया। याद रखना, ये अंतिम स्टेज होती है जब बहुत तेजी के साथ सांस लेता है, रेस्पिरेशन ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाती है और फाइनली डेथ होकर। ये एक प्रोसेस होती है जब हम कहते हैं कि यार ये पेशेंट तो खतरनाक है यार, एकदम सांस लिया और मर ही गया, है ना। कई बार मेरे यहाँ ऐसा हुआ है दोस्तों, पेशेंट आते हैं, 2-3 पेशेंट तो मुझे इतने घबरा गए कि पूछो बताओ, अभी तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, यहाँ नीचे दरवाजे पे आया और कोलैप्स हो गए। ठीक है, हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा, एडमिट करना पड़ा, जब जाके बचे। ठीक है, कई लोग ऐसे आते हैं और इतनी सीवियर कंडीशन में लेके आते हैं, खासतौर से अस्थमा वाला कभी नहीं मरता। जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की मेजर, जो बीड़ी सिगरेट वाले, उन लोगों में ये काफी कॉम्प्लेन होती है दोस्तों। इसलिए याद रखना, कुल मिलाकर एस्फिक्सिया केवल 5 मिनट आपको देता है ना। 5 मिनट तक एक्सटेंड करता है दोस्तों, और पर्सन को सर्वाइवल करता है केवल तब, जब पर्सन सर्वाइव कब होगा, केवल तब जब रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन को आप रिलीव करते हो। ठीक है, गुड रेस्पिरेशन को मेंटेन करते हो, इसलिए उस दौरान आपका पहला मकसद होना चाहिए स्मेल थेरेपी का, दिमाग को स्मेल थेरेपी की तरफ लेकर जाना। ठीक है, आपको तुरंत एस्फिक्सिया की कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए उसको रिकरेंटली वहां पर आपको हमेशा याद रखना है स्मेल थेरेपी की तरफ जाना, हार्ट मसाज की तरफ जाना है। जैसे हार्ट मसाज आपने A3C5WB का किया या A3B का किया, पर्टिकुलर देख लेना, अगर बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन हो रहा है तो A3RE का प्रयोग नहीं करना, वहां A3C5WB का ही प्रयोग हार्ट पे और चेस्ट पे कर देना। ठीक है, चेस्ट स्टाइल का प्रयोग करना। आप देखो इमीडिएट कोलैप्स की स्थिति से आप बाहर निकाल के ले आओगे और पेशेंट ओके होकर जब घर जाएगा दोस्तों, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्निया। डिस्निया का क्या मतलब होता है, काफी लोग जानते हैं दोस्तों, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, अदरवाइज इसको हम बोलते हैं एयर हंगर, और ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होना। ठीक है, जब ब्रीदिंग, जब कॉन्शियसनेस, ठीक है, वहां पर इंटर करते हैं दोस्तों। ठीक है, आपकी बॉडी में इंटर करते हैं कि ब्रीदिंग करना है, कॉन्शियसनेस, बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस हो रही है, आप मान के चलिएगा वो डिफिकल्टी प्रोड्यूस करने का पहला साइन होता है, उसे हम डिस्निया कहते हैं। ठीक है, डिस्निया उस कंडीशन को भी कहते हैं जिसमें आवश्यकता के अनुसार कॉन्शियसनेस के रूप में इंक्रीज रेस्पिरेटरी फोर्स होता है, यानी आपकी बॉडी की डिमांड के अनुसार वहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बॉडी में मेंटेन नहीं हो रहा है, उस अवस्था में बॉडी में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उस दौरान जो सांस तेजी से चलता है, रेस्पिरेटरी रेट तेजी से चलती है, उस कंडीशन को डिस्निया के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, जब भी डिस्निया डेवलप होता है तो उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट पे जाइए। जब डिस्निया पॉइंट वो लेवल होता है दोस्तों जिस पर इंक्रीज वेंटिलेशन के साथ सीवियर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट होता है, यानी एक पॉइंट ऐसा डेवलप होगा जिसके द्वारा सीवियर ब्रीदिंग, आप बिल्कुल गहरी गहरी सांस लेते हो, ऐसा लगता है बस अभी निपट जाएगा। ठीक है, लेकिन होता कुछ नहीं। ठीक है, सीवियर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट जब डेवलप हो रहा, वो कंडीशन डिस्निया होगी, यानी सामान्य व्यक्ति वहां पर अवेयर ही नहीं होता है। किसी एक, आप और मैं मेडिकेटेड है, हमें सब पता है दोस्तों, लेकिन पेशेंट को नहीं पता। ठीक है, वो अवेयर नहीं है उसके बारे में। ठीक है, ब्रीदिंग में इंक्रीज होने पर जब तक के पल्मोनरी वेंटिलेशन डबल नहीं हो जाता, ठीक है, ब्रीदिंग में इंक्रीज हुआ, वहां पर जब तक कि पल्मोनरी वेंटिलेशन डबल नहीं हो जाता तब तक वो घबराता नहीं, वही लोकली ये सारा काम करा करता है घर पे। जब डबल हो गया रेस्पिरेशन, तब भागता है डॉक्टर के पास। यानी रियल डिस्कम्फर्ट जब डेवलप होता है दोस्तों, तब वेंटिलेशन 4 to 5 टाइम इंक्रीज हो जाता है, तब जाकर वो आता है। ठीक है, यानी एक नॉर्मल कंडीशन से 4 to 5 टाइम जब रेस्पिरेशन होता है, तब वो डिस्निया के रूप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, याद रखना, जब भी कंडीशन कोई कंडीशन हुई आपके बॉडी में, डिस्निया डेवलप हुआ, कैसे हुआ? कई बार फिजियोलॉजिकल सीवियर मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं आप। ठीक है, कई स्पोर्ट्समैन रहते हैं, कई बार आप ही घर पे आज साफ सफाई करना है, दिन भर से काम कर रहे हैं। ठीक है,
तो आपके बॉडी के डिमांड के अनुसार आपने बहुत ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बन रहा है। ठीक है, इसीलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा तो ये फिजियोलॉजिकल नहीं हुआ। फिजियोलॉजिकली कार्बन डाइऑक्साइड का एक निश्चित लेवल होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान जब डिस्निया उत्पन्न हुआ, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन जब डिस्निया उत्पन्न हुआ, दोनों कंडीशंस अलग अलग। ठीक है, लेकिन जब पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा अमाउंट, डबल ट्रिपल अमाउंट में आपके बॉडी में कलेक्ट हो रहा है, इसलिए रेस्पिरेटरी डिस्निया वहां पर कनेक्ट हो रहा है दोस्तों। अगर फिजियोलॉजिकल फंक्शनल होगा वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं रखता, वो नॉर्मल आपके होम्योस्टेसिस या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, उसके माध्यम से प्रोटेक्शन लेकर उसको बराबर कर दिया जाता है। बशर्ते जब आप टेबल प्रैक्टिस में इन चीजों को देखोगे, आपको अलग अलग देखना पड़ेगा, अलग अलग चश्मे से देखना पड़ेगा। ये कंडीशन है नॉर्मल है, ये कंडीशन एबनॉर्मल है। अगर आपने ये समझ लिया एस्पेक्सिया डिस्निया, मेरा मानना है आप रेस्पिरेटरी ट्रैक के हर डिजीज, चाहे वो अस्थमा क्यों ना हो, क्योर करके बाहर हो जाओगे। याद रखना, जब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात होगी तो डिस्निया रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ही उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी रेस्पिरेटरी मूवमेंट के मैकेनिज्म या नर्वस जितनी भी हाइंड्रेंस होती है और रेस्पिरेटरी ट्रैक के किसी भी पार्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होने के द्वारा यदि कैरेक्टराइज होता है दोस्तों, तो वो कंडीशन डिस्निया उत्पन्न होती है। ठीक है, याद रखना, अगर डिस्निया उत्पन्न हो रहा है तो कौन कौन से केसेस में हो रहा है माइंड में फिक्स कर लेना, हमेशा डिस्निया के साइन आपको मिलेंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक की जितनी भी मेजर प्रॉब्लम्स होती है, सबसे पहले सीओपीडी को देख लो, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, डेफिनेटली डिस्निया मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो आ रही, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही, इसलिए डिस्निया डेफिनेटली मिलेगा। न्यूमोनिया, जो वॉल्स होती है लंग्स के अंदर के जो फ्लूइड होता है, वहां पर फ्लूइड का कलेक्शन होकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए न्यूमोनिया में। पल्मोनरी इफ्यूजन, यानी वहां लिक्विड कलेक्ट हो गया पल्मोनरी लेवल पर, ठीक है, उस पल्मोनरी इफ्यूजन में पल्मोनरी इडिमा डेवलप होता है, उस पल्मोनरी इडिमा में पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस में भी बहुत कॉमनली होता है। न्यूमोथोरैक्स, ठीक है, हवा आपके चेस्ट में कलेक्ट हो गई। सीवियर अस्थमा, ये वो कंडीशंस हैं दोस्तों जो डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डेफिनेटली डिस्निया के साथ पाए जाते हैं। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, आप देखो, या तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में या ऑक्सीजन लेने में, दोनों में वहां पर अनइजीनेस फीलिंग होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, और वो इंडिकेट करता है ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्निया के रूप में सामने आ रहा है। ठीक है, इसी के लिए कई बार क्या होता है, कार्डियक लेवल इन्वॉल्व हो जाता है। हम केवल रेस्पिरेटरी समझते हैं, लेकिन कार्डियक डिसऑर्डर होता है, यानी डिस्निया लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। याद रखना, आपके लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और डिकम्पनसेटेड माइटल स्टेनोसिस में बहुत कॉमन होता है। याद रखना इस बात को, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर ये बहुत डेंजरस होता है। जब किसी को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है ना, आप याद रखिएगा, ईसीजी कराइए, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की तरफ जा रहा है। ठीक है, डिकम्पनसेटेड माइट्रल स्टेनोसिस में बहुत कॉमन होता है, जो माइट्रल वॉल होते हैं दोस्तों राइट साइड में, ठीक है, जो पर्टिकुलर माइट्रल वॉल होते हैं, उस माइट्रल वॉल के लेवल पर आप देखो स्टेनोसिस हो जाता है, ठीक है, सिकुड़ जाएगा, है ना। ये बहुत कॉमन कंडीशन है दोस्तों, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और डिकम्पनसेटेड माइट्रल स्टेनोसिस में बहुत कॉमन रूप से आपको देखने को मिलता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बात कर लो, आज के वर्तमान परिस्थिति में आप में से कौन नहीं जानता भाई, ठीक है, आपको सबको मालूम है कि डायबिटीज हुआ डिस्निया पहले आएगा, एसिडोसिस हुआ डिस्निया पहले आएगा, यूरीमिया हुआ यानी ब्लड यूरिन में जा रहा है, यूरीमिया हुआ या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हुआ यानी पीएच एसिडिक लेवल पर चला गया, आप देखो डिस्निया डेवलप हो जाएगा। ये बहुत कॉमन रीजंस है जिनको डायग्नोस करके हम लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रोटोकॉल तय कर लेते हैं। और यही तो वो चीज है यार, बारीकियां हैं कि आप और मैं इन बारीकियों पे अगर एक एक क्षण भी, एक एक मिनट भी अगर दे देंगे ना, हम लोगों का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, ये सारी प्रोसेसेस हम लोगों की होती है दोस्तों। लेकिन इसके बाद में कई बार आपको ये केसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक ब्रीदिंग। यानी पीरियोडिक ब्रीदिंग एक प्रकार के एबनॉर्मल या अनइवन रेस्पिरेटरी रिदम होती है, ऑड इवन, ठीक है। यानी पीरियोडिक ब्रीदिंग को दो प्रकार में डिवाइड किया गया दोस्तों, चिन स्ट्रोक ब्रीदिंग या बियॉट ब्रीदिंग। ये आपकी बियॉट ब्रीदिंग है दोस्तों,
इसको हम बियोट ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा चीन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग जब आप यहां पर देखते हो तो उसका एक लेवल होता है। चीन स्ट्रोक ब्रीदिंग एक पीरियोडिक ब्रीदिंग होती है। पीरियोडिक मतलब एक एक पार्ट छोड़कर पीरियड्स के रूप में आता है। ब्रीदिंग का जो फोर्स होता है डेप्थ में ग्रेजुअल इंक्रीज और ब्रीदिंग के फोर्स में डिक्रीज के कारण एपनिया के द्वारा एक कैरेक्टराइज होता है दोस्तों। यानी यहाँ पर क्या होता है, ब्रीदिंग का फोर्स बहुत डेप्थ में गया, गहराई में गया। ठीक है, याद रखना वहां पर फोर्स में ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, लेकिन जो ब्रीदिंग का फोर्स होता है उसमें डिक्रीज होने के कारण एपनिया डेवलप होता है। और यही कारण है दोस्तों, ये मोस्ट कॉमन टाइप पीरियोडिक ब्रीदिंग होती है। ये रेस्पिरेशन के दो अल्टरनेट पैटर्न के द्वारा मार्क्ड होती है। एक होता है हाइपरनिक पीरियड और एक एपनिक पीरियड। ये है हाइपर एपनिया और एक एपनिया, यानी यहाँ पर बहुत डीप गहराई में एक जैसा, ना वैक्सिंग है ना वार्निंग है, एक जैसी कंडीशन आपको नजर आ रही है और उसको फॉलो कर रही है एपनिया के रूप में। इसलिए जब कभी आप देखते हो हाइपरनिक पीरियड में वैक्सिंग और वेनिंग ऑफ ब्रीदिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वैक्सिंग और वेनिंग क्यों कहा जाता है दोस्तों, और उसका क्या लेना देना है यहाँ पर याद रखना। जब अर्ली स्टेज में आप ब्रीदिंग प्रारंभ करते हो, ब्रीदिंग शेलो होती है, बहुत छोटी छोटी होती है, फिर एक लेवल पर बड़ी, फिर एकदम छोटी हो गई। ठीक है, तो याद रखना जब ब्रीदिंग को लिया जाता है दोस्तों तो मैक्सिमम लेवल पर पहुंचती है, उस कंडीशन को हाइपरनिया बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रेजुअली इसका रेस्पिरेशन का जो फोर्स होता है ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है और धीरे धीरे डिक्रीज होता है। इसीलिए इसके बाद में ये ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, यानी ये अपने मिनिमम पर पहुंच जाती है और उसके बाद एपनिया के द्वारा फॉलो होती है। ये यहाँ पर आई, अपने मिनिमम लेवल पर पहुंच गए, फिर यहाँ पर हुई और एपनिया के द्वारा फॉरवर्ड कुछ समय के लिए रेस्ट हुआ, प्लेन हुआ, फिर वापस वही कंडीशन शुरू हो गई, जहां से छोड़ा था वहां से फिर शुरू हो गया। यानी याद रखिएगा जब ये ग्रेजुअल इंक्रीज के बाद रेस्पिरेशन के फोर्स में जो फोर्स होता है उसमें डिक्रीज होता है तो वो भी ग्रेजुअल होगा दोस्तों। और रेस्पिरेशन का ये फोर्स, इसे हम वैक्सिंग ब्रीदिंग की वेनिंग कहते हैं। याद रखना दोस्तों, जब यहाँ पर ये आपका नीचे से ऊपर जा रहा है वैक्सिंग और ऊपर से नीचे आ रहा वेनिंग की कंडीशन कहलाती है दोस्तों। यानी ये एक प्रकार की ब्रीदिंग की कंडीशंस है कि यहाँ शुरू से हुआ बड़ा वैक्सिंग, बड़े से घटा वेनिंग, ये कंडीशंस कहलाती है जो अप एंड डाउन दर्शाती है कि रेस्पिरेशन का ट्रैक कैसे काम कर रहा है। इसी वैक्सिंग वेनिंग को कंडीशन को नॉर्मल कंडीशन के रूप में जाना जाता है और उसके बाद एपनिया को फॉलो करके वैसी कंडीशन डेवलप होती है। जो एपनिक पीरियड होता है जब ब्रीदिंग का फोर्स मिनिमम तक रिड्यूस हो जाए, एकदम मिनिमम तक रिड्यूस हो जाता है और शॉर्ट पीरियड के लिए ब्रीदिंग का सिजेशन होता है, यानी लंग्स भी कुछ समय आराम करता है, एक सेकंड के 1000वां हिस्सा मान लो आप। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रीदिंग का जो सिजेशन होता है ये पूरा हाइपरनिक पीरियड के द्वारा फॉलो होता है दोस्तों, फिर आपका हाइपरनिक पीरियड यहाँ पर फॉलो हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों, जब ये कंडीशन लगातार वहां पर ब्रीदिंग का कंडीशन डेवलप हो रहा है तो इसके बाद ये साइक्लिकल रिपीटेशन होता है और एक साइकिल की ड्यूरेशन लगभग 1 मिनट होती है। ठीक है, एक साइकिल की ड्यूरेशन मैक्सिमम 1 मिनट होती है। याद रखना कभी कभी ब्रीदिंग का वैक्सिंग और वेनिंग बिना अपने के भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब बिना अपनिया के कब उत्पन्न होता है, आप में से कौन लोग जानते हैं, सभी जानते हैं। आपको मैं कहूं दौड़ो, ठीक है, दौड़ेंगे तो क्या होगा, रेस्पिरेटर का फोर्स बढ़ेगा, है ना, अभी फोर्स बढ़ेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी। अब उस बीच जो आपका ये पर्टिकुलर लेवल है वो इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, लगातार कोई अपनिया नहीं। ठीक है, लगातार, क्योंकि आप रनिंग कर रहे हो। ठीक है, उस दौरान रेस्ट की जरूरत ही नहीं लंग्स को, बॉडी की डिमांड ज्यादा है, लंग्स भी उसी अनुसार काम करेगा दोस्तों। इसलिए ये छोटी छोटी चीज है कि वहां पर रेस्पिरेशन के लेवल पर ब्रीदिंग का वैक्सिंग और वेनिंग बिना एपनिया के भी उत्पन्न होता है, लगातार एक जैसा चलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन कॉजेस फॉर वैक्सिंग और वेनिंग, ये वैक्सिंग और वेनिंग के कारण क्या है, ये क्यों होता है, याद रखिएगा इनिशियली जब प्रारंभ होता है रेस्पिरेशन फोर्स ब्रीदिंग के दौरान, आप जोर लगा रहे हो, फोर्स ब्रीदिंग के दौरान ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड की लार्ज क्वांटिटी आप बाहर निकाल रहे हो, वॉश आउट कर रहे हो।
ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेटरी सेंटर वहां पर इनएक्टिव हो जाएगा। याद रखना, क्योंकि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी ज्यादा है ऑक्सीजन के बजाय, इसलिए रेस्पिरेटरी सेंटर इनएक्टिव हो जाता है। इसी के कारण एपनिया, यही वो कारण होता है जिसके कारण ये एपनिया की स्टेज डेवलप हो रही है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है ब्लड में रिड्यूस हो गया, इसलिए एपनिया डेवलप होता है। और इसी के कारण जब एपनिया के दौरान यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट होता है दोस्तों वहां पर कम हो गया, तो अभी बॉडी क्या करेगा, वहां पर सब दूर से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करेगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन होगा, हाइपरकेपनिया हो जाएगा। ठीक है, फिर से वही कंडीशन शुरू हो जाएगी। और ऑक्सीजन टेंशन में रिडक्शन, यदि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन टेंशन कम हुआ, हाइपोक्सिया हो जाएगा। अब अगर ये कंडीशन डेवलप हुई तो रेस्पिरेटरी सेंटर को फिर से नर्वस सिस्टम के माध्यम से एक्टिवेट कर दिया जाएगा, और इसी के कारण ब्रीदिंग के फोर्स में ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। और जब ब्रीदिंग का फोर्स एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा दोस्तों, ये साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगी, यानी ये प्रोसेस नॉर्मल चलती रहेगी। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट कम हुआ, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा, फिर से रेस्पिरेटरी सेंटर को वहां पर मैसेज हुआ, फिर से प्रोसेस हुई, और पूरा पीरियड घूम के वापस वहीं से शुरू हो जाता है। और इस प्रकार से रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को वापस वहां पहुंचाना, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस होकर सेल में मेटाबॉलिक प्रोसेस होना, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ लाना, यहाँ से फिर अगली प्रोसेस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, फिर अगले प्रोसेस में ऑक्सीजन को अंदर लेना। अर्थात ये सारी प्रोसेसेस वन बाय वन वहां पर चीन स्ट्रोक ब्रीदिंग के माध्यम से कंटिन्यू चलती रहती है, और पूरे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को बैलेंस बनाकर कंटिन्यू काम करती रहती है। ठीक है, जब ये चीन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग डेवलप होता है दोस्तों, तो स्पेशल इसका वर्ड आप समझ लीजिएगा, चीन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग। चीन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चीन स्ट्रोक ब्रीदिंग दोनों फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, याद रखना, मैं इसलिए बता रहा हूं इसको, बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहेगा, क्योंकि जो लोगों ने पहले पढ़ा है उनको पता है, जिनको नहीं पढ़ा उनको नहीं पता कि बियॉन्ड जो ब्रीदिंग का रेस्पॉन्स है या चीन स्ट्रोक ब्रीदिंग है, ये क्या होता है। याद रखना दोस्तों, चीन स्ट्रोक ब्रीदिंग फिजियोलॉजिकल एज वेल एज पैथोलॉजिकल दोनों कंडीशन में उत्पन्न होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जब चीन स्ट्रोक ब्रीदिंग को आपको देखना है ना, मैं आपको कुछ कंडीशन बताता हूँ। आप जब सोते हो ना, उस दौरान किसी का भी आप ब्रीदिंग देखिएगा, दैट इज कॉल्ड चीन स्ट्रोक ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप, डीप स्लीप, जो गहरी गहरी नींद में होता है ना, बिल्कुल बिंदास सोया रहता है, उसको कोई स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा, वो कंडीशन कहलाती है आपका चीन स्ट्रोक ब्रीदिंग। आप जब समुद्र तल से ऊपर जाते हो, पहाड़ पे जाते हो, उस दौरान जो ब्रीदिंग होती है ना हाई एल्टीट्यूड में, वो कहलाता है चीन स्ट्रोक ब्रीदिंग। ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक वॉलेंट्री हाइपरवेंटिलेशन के बाद देखते हो, ठीक है, यानी आप बहुत ज्यादा हवा में रहे और फिर एकदम से आप बंद कमरे में आए, ठीक है, उस दौरान जो ब्रीदिंग होगी चीन स्ट्रोक ब्रीदिंग होगी। ठीक है, आप जब बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में मस्कुलर एक्सरसाइज कर लेते हो, जिम जाते हो, उस सीवियर मस्कुलर एक्सरसाइज के बाद जो ब्रीदिंग होती है वो आपकी चीन स्ट्रोक ब्रीदिंग होती है। ठीक है, ड्यूरिंग हाइबरनेशन इन एनिमल्स, आप देखते हो एनिमल्स में भी हाइबरनेशन करता है, कुत्ते को देखो कैसा हाँफता रहता है ना, वो गर्मी निकालता है अपनी बॉडी की। ठीक है, तो इन सभी कंडीशन के दौरान चीन स्ट्रोक ब्रीदिंग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या, कई पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है दोस्तों। ठीक है, जब आपको ब्रेन के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर डेवलप होती है, जिसको बोलते हैं इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर के दौरान तुरंत चीन स्ट्रोक ब्रीदिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग एडवांस कार्डियक डिसीजेस, यानी आपकी कार्डियक डिसीजेस, आपको पता है कि आपको कोई डिस्कम्फर्ट है, लेकिन आपने कभी न डॉक्टर को बताया, ना डॉक्टर ने सही डायग्नोस किया, अगर वो एडवांस स्टेज में कार्डियक डिसीज चली गई, जिसके कारण कार्डियक फेलियर होने की संभावना है, उसी समय आपको चीन स्ट्रोक ब्रीदिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, याद रखना, ये बहुत एडवांस केसेस हैं। एडवांस रीनल डिसीज के दौरान जब यूरिमिया होता है, ब्लड आने लगता है यूरिन में, तब आपको चीन स्ट्रोक ब्रीदिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, याद रखना, नार्कोटिक्स जितनी भी लेते हो आप, ब्राउन शुगर, गांजा, अफीम,
अल्कोहल, ठीक है, तो जितनी भी लेते हो नार्कोटिक्स के द्वारा जो जो पॉइजनिंग होती है वो चेन स्टोक्स ब्रीदिंग वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जितने भी प्री मेच्योर इन्फेंट्स आप देखते हो दोस्तों, बच्चा पैदा हुआ एकदम नीला पड़ रहा है, सानोस्ट हो रहा है, ठीक है, आप देख रहे हो कि यार ये 7.5-8 मासी बच्चा, आप कहते हो कि भाई ये अगर इसका लंग्स डेवलप हो गया, हार्ट डेवलप हो गया, क्योंकि लास्ट के 1 मंथ में जो मेजर, भाई मकान बनाना बहुत इजी है, ढांचा खड़ा कर दिया है ना, टाइल्स लगाना, नल की फिटिंग देना, लाइट की फिटिंग देना, बाद में उसमें से कुछ दिखना नहीं आपको, फिनिशिंग अच्छी होना, यही तो सब चाहते हैं ना, अपना मकान अच्छा दिखाना सब चाहता है, फिनिशिंग सब कराना चाहता है, लेकिन यहाँ फिनिशिंग नहीं है। उस फिनिशिंग को लाने के लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर प्री मेच्योर इन्फेंट होता है जो समय से पहले पैदा हो गया, उसमें भी पैथोलॉजिकल चीन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग आपको देखने को मिलेगा। ये छोटे छोटे उदाहरण से अगर हम ये चीज को समझेंगे कि भाई ये ब्रीदिंग कैसा होता है, चीन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग कैसा होता है, तो आपको क्लियरली इंडिकेशन हो जाएगा। मुझे भी बहुत साल लगे हुए इस चीज को समझने, जब तक प्रैक्टिकल करते नहीं गए तब तक समझ में नहीं आया, जैसे प्रैक्टिकल किया वैसे सब समझ में आ गया हमको, और आज हम उस चीज के लेवल पर मेंटेन है। याद रखिएगा, बीएड ब्रीदिंग का जो फीचर होता है, बीएड ब्रीदिंग के जो पीरियोडिक ब्रीदिंग होता है, उसी का एक फॉर्म होता है। एपनिया के पॉइंट्स और हाइपर एपनिया के पीरियड के द्वारा कैरेक्टराइज होता है ये कंडीशन, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जब यहाँ पर ये बियर्ड ब्रीदिंग होता है तो इसके लेवल पर वैक्सिंग और वेनिंग की ब्रीदिंग उत्पन्न नहीं होती है। याद रखना दोस्तों, एपनिक पीरियड के बाद होती है, ठीक है। तो एपनिक पीरियड के बाद हाइपर एपनिया एब्रप्टली उत्पन्न होता है, बहुत तेजी के साथ हाइपर एपनिया उत्पन्न होता है, फिर रिड्यूस होता है। यानी वैक्सिंग और वेनिंग अल्टरनेटली होती है, एक साथ नहीं होती, ठीक है। इसलिए याद रखना, हाइपर एपनिया और एपनिया जब एब्रप्ट होता है तो उसका काज क्या है, क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है, एब्रप्शन के रूप में क्यों हो रहा है। याद रखना, एपनिया के कारण कार्बन डाइऑक्साइड वहां एक्यूमुलेट हो रही है, ठीक है। यानी कुछ समय के लिए जब आपने वहां पर सांस नहीं ली तो उस दौरान बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहां आके कलेक्ट हो गई, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्यूमुलेट हुई तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है, और इसी के कारण हाइपर वेंटिलेशन होता है, उसको बाहर निकाला जाता है, हाइपर वेंटिलेशन होता है, और इसी हाइपर वेंटिलेशन के कारण बड़ी मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से, लंग्स से वॉश आउट होती है। इसीलिए रेस्पिरेटरी सेंटर वहां पर स्टिमुलेट नहीं होगा तो क्या होगा, एपनिया हो जाएगा, साइमल्टेनियसली एपनिया एंड हाइपर एपनिया, ठीक है। याद रखना, रेस्पिरेटरी सेंटर का स्टिमुलेट होना नेसेसरी है, तभी वहां पर याद रखिएगा दोस्तों, यदि रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट नहीं होगा एपनिया हो जाएगा, और इस एपनिया के कारण क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा आपके कंटेंट पड़े रहेंगे बॉडी में, और वो डिसीज क्रिएट करेंगे, पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट करेंगे। इसीलिए जब कभी भी आपको कैंसर का ट्रीटमेंट करना है, माइंड कीजिएगा, आपको अगर एपनिया हटाना है तो एस्टेन P1 W या B, एस्टेन P1 W या B, खासतौर से एस्टेन P1 B, ज्यादातर ऐसे तमाम केसेस में, या WB चारों ऐड कर दो, बहुत नेसेसरी होते हैं जो एपनिया और हाइपर एपनिया की कंडीशन को बैलेंस करते हैं। वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड कैंसर के लेवल पर या डिजनरेशन डिस्ट्रक्शन कॉज करने के लेवल पर पड़ी हुई है उसको बाहर निकालते हैं, और जब बाहर निकालते हैं, मैं इसीलिए कहता हूँ सीओपीडी के हर केसेस में एस्टेन P1 W देना। आपको याद होगा मैंने बार बार कहा एस्टेन P1 देना, है ना, एस्टेन P1 W दे दीजिए या B दे दीजिए, आप मान के चलिएगा रेस्पिरेटरी सेंटर के एपनिया और हाइपर एपनिया की कंडीशन को बैलेंस कर दिया आपने, और अगर वो बैलेंस रहेगा, गंदगी रुकेगी नहीं तो डिसीज बढ़ेगी कैसे, ठीक है। गंदगी रुकने मत दो, डिसीज ऑटोमेटिक चली जाएगी। और यही कारण है दोस्तों, जब बियोड ब्रीदिंग उत्पन्न होती है, बहुत सारी कंडीशन है जब फिजियोलॉजिकल कंडीशन में उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। ये केवल पैथोलॉजिकल कंडीशन में उत्पन्न होती है, और ये रेस्पिरेटरी सेंटर में लीजन के द्वारा कास्ट होता है। कोई भी लीजन अगर आपके रेस्पिरेटरी सेंटर में हो गया तो डेफिनेटली बियोड ब्रीदिंग उत्पन्न होता है। ये बियोड ब्रीदिंग ये बहुत डेंजरस होता है, ये फिजियोलॉजी पैथोलॉजी दोनों कंडीशन में होता है, चीन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग कॉमन है, लेकिन ये अगर डेवलप हो गया बहुत डेंजरस कंडीशन होती है बियोड ब्रीदिंग की। याद रखना दोस्तों, जब कभी भी कोई लीजन हुआ, अब लीजन का ही होता है, एम्फाइसीमा हो गया, एल्वियोलाई डैमेज हो गया, ठीक है, वहां पर पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो गया,
ठीक है, बहुत सारी कंडीशन है लंग्स से रिलेटेड, जो क्रॉनिक अस्थमा में जा रहे हैं, जो ब्रोंकाइटिस ब्रोंकिटिस में जा रहे हैं, साइमल्टेनियसली वो पीरियड ब्रीदिंग पे अफेक्शन ले रहे हैं दोस्तों, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। साइनोसिस, साइनोसिस क्या होता है भाई? सीधी बात है, ब्लूइशनेस ऑफ बेबी या ब्लूइशनेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड साइनोसिस। साइनोसिस स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के डिफ्यूज ब्लूइश कलरेशन के कारण उत्पन्न होता है, यानी डिफ्यूज पूरा फैल जाता है, पूरा नीला हो जाता है, जिसका कारण ब्लड में इनएडिक्वेट ऑक्सीजन का होना होता है। ठीक है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन कम होने के कारण ये होता है। ठीक है, कई बच्चे पैदा होते हैं, आप देखते हो बिल्कुल नीला पड़ गया है ना, बहुत डेंजरस है उसके लिए दोस्तों। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, नीला हुआ तो क्या उसका ब्रेन का फंक्शन होगा नॉर्मल? दोस्तों आपको पता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ब्लड को जितना चाहिए उतना ही लेगा, ब्लड में ऑक्सीजन कम है तो क्या होगा, हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जब ब्लड आता है और ब्लड में ऑक्सीजन या ब्लड की कमी होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं उन मेजर ऑर्गन्स की तरफ ब्लड की सप्लाई बढ़ा दी जाती है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई वहां ज्यादा से ज्यादा हो, और जो पेरिफेरल ऑर्गन होता है वहां पर जो ब्लड सप्लाई रिड्यूस कर दी जाती है। इसीलिए साइनोसिस जब डेवलप होता है बच्चा पूरा ब्लूइशनेस नजर आता है। ठीक है, यही कारण है जिसका मेन कारण होता है ब्लड में इनएडिक्वेट ऑक्सीजन, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है। इसीलिए जब साइनोसिस के कॉज में जाते हो, ब्लड में रिड्यूस हीमोग्लोबिन की लार्ज अमाउंट के प्रेजेंस होने के कारण साइनोसिस उत्पन्न होता है। अब जो बच्चा पैदा हुआ तो उसमें आरबीसी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए क्यों, क्योंकि उसका लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है ना। लंग्स अगर डेवलप हो गया तो कंडीशन ही नहीं, क्योंकि आरबीसी तो पर्याप्त है, ऑक्सीजन लेगा, आरबीसी से जोड़ेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, बॉडी में भेज देगा, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, उनमें मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत तेजी से होती है। ठीक है, इसलिए वो नॉर्मल होता है, लेकिन लार्ज अमाउंट के प्रेजेंस के कारण साइनोसिस उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ पर रिड्यूस हीमोग्लोबिन है, क्योंकि उसकी आरबीसी डेली टूटती जा रही है, क्योंकि अभी मैन्युफैक्चरिंग उसके खुद के बॉडी में नहीं हुआ, ये माँ के शरीर से आई हुई जो आरबीसी का कंटेंट, इसीलिए बच्चों का हीमोग्लोबिन 20-22 तक पाया जाता है जब पैदा होता है। इसलिए याद रखने की जरूरत है दोस्तों, ब्लड में एटलीस्ट 5 to 7 ग्राम पर डायल्यूशन अगर रिड्यूस्ड होता है, यानी हीमोग्लोबिन इतना हो जाता है, तब एचबी की क्वांटिटी के कारण दोस्तों साइनसिस काज होता है। यानी एचबी कम है, आरबीसी कम है, ऑक्सीजन जुड़ेगा नहीं तो क्या होगा, बॉडी में जाएगा नहीं। इसीलिए आप देखो जो पेशेंट आपके पास एडल्ट भी अगर आते हैं जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है, आप देखिए उनको बोलिए चलिए तो चलते समय 4 सीढ़ी चढ़ा दीजिए, बोलेगा साहब मेरी तो सांस फूल रही है, मैं तो बैठ जाऊँ, काम करेगी नहीं, हाथ पाँव दुखेगा, चक्कर आएंगे, हेडेक होगा, घूम रहा होगा पेशेंट। ठीक है, ये सारी कंडीशन साइनोसिस को इंडिकेट करती है कि भाई बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हीमोग्लोबिन कम है, इस कारण ये साइनोसिस काज करता है। क्यों, क्योंकि बच्चों में ये इसलिए कॉमन होता है क्योंकि वहां पर अभी उसका लंग्स डेवलप नहीं हुआ, बोन मेरो डेवलप नहीं हुआ, बॉडी का पूरा सर्कुलेशन धीरे धीरे वहां पर डेवलप हो रहा है, ऑक्सीजन मतलब लंग्स और हार्ट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है धीरे धीरे सेट हो रहा है इसीलिए ये सारी चीजें जो होता है साइनोसिस में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जब ये उत्पन्न होता है ना दोस्तों, साइनोसिस पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, याद रखना पूरी बॉडी के ऊपर। इसीलिए जहां पर स्किन थिन होती है, पतली होती है, वहां पर मोर मार्क्ड होता है। ठीक है, आप देखो लिप्स हॉट, आप चिक्स देखो, ईयर लॉब्स देखो, आप आंखों के लेवल, नोज देखो, फिंगर टिप्स देखो, ठीक है, नेल के बेस के अबव पर, ठीक है, नेल का जो बेस है उसके अबव ऊपर पार्ट पर आप देखोगे तुरंत आपको नजर आएगा साइनोसिस का कैरेक्टर। ठीक है, ये साइनोसिस के डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल को दर्शाता है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोटोकॉल तय हो जाना चाहिए किसको साइनोसिस है। ठीक है, याद रखना जब साइनोसिस उत्पन्न होता है तो कई कंडीशंस होती है दोस्तों, बहुत मेनी मोर कंडीशंस होती है, ऐसी कंडीशन जिसके कारण आर्टेरियल हाइपोक्सिया होता है, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया होता है दोस्तों। याद रखना आर्टरीज में ऑक्सीजन नहीं है, स्टैग्नेंट स्थिर हाइपोक्सिया हो रहा है पूरी बॉडी में। साइनोसिस एनीमिक हाइपोक्सिया में उत्पन्न नहीं होता, याद रखना एनीमिक हाइपोक्सिया जब डेवलप होता है उस दौरान साइनोसिस नहीं होता है। क्यों, क्योंकि एचबी कंटेंट स्वयं कम होता है,
एचबी खुद कम है इसीलिए है, वहां ऑक्सीजन तो पर्याप्त मात्रा में है लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने वाला कंटेंट कहाँ है वहां पर, इसीलिए दिक्कत है। यहाँ पर हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में भी उत्पन्न होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टिश्यू डैमेज हो रहा है, क्योंकि टिश्यू को ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है। अब ब्लड ही पतला है, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ नहीं रही है, वहां पर टिश्यू को डिमांड ज्यादा है, वहां पर टिश्यू के लेवल पर आप पहुंचा नहीं पा रहे हो, इसी कारण से वहां पर आपको हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है जो टिश्यू को डैमेज कर रहा है। ठीक है, इस्चीमिक कंडीशन, जब ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है वहां पर, है ना, अब ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो वहां पर ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो टिश्यू का डेवलपमेंट कैसे होगा, रिपेयर ग्रोथ कैसे होगी, बिल्कुल नहीं होगा, और इसीलिए वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसी कंडीशन में जब कई बार ऐसा होता है एचबी अल्टर्ड हो जाता है, जब अल्टर्ड एचबी फॉर्म होता है कई बार आपने देखा बॉडी में पॉइजनिंग हुई, आपको पता नहीं है, बॉडी में पॉइजनिंग हुई, उसके कारण जब एचबी अल्टर हो गया यानी मीथ हीमोग्लोबिन बन गया, सल्फ हीमोग्लोबिन बन गया, ठीक है, आपको पता है इनकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति ज्यादा, ऑक्सीजन के प्रति कम है, और इसी कारण साइनोसिस डेवलप हो जाता है। ठीक है, साइनोसिस डिस्कलरेशन के कारण इन कंपाउंड्स के केवल डार्क कलर आपको नजर आते हैं। ठीक है, और स्किन बिल्कुल डार्क आपको होती हुई नजर आती है। रिड्यूस एचबी के कारण नहीं होता, एचबी के रिड्यूस होने के कारण नहीं होता, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, यदि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो कारण कहीं है, लेकिन हीमोग्लोबिन अगर ऐसी कंडीशन में जब मिथ हीमोग्लोबिन या अल्टर्ड हो गया तो इसमें एचबी तो नॉर्मल है लेकिन जो है वो अल्टर्ड एचबी है, तो वो ऑक्सीजन के प्रति जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा जुड़ते हैं। इसीलिए यहाँ पर उस रिड्यूस हीमोग्लोबिन कंटेंट के वजह से जो नॉर्मल होना चाहिए उसकी कमी के वजह से साइनोसिस हो रहा है। कई बार पॉलीसाइथेमिया जैसे कंडीशन के कारण आप देखते हो ब्लड फ्लो बहुत स्लो हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। पॉलीसाइथेमिया के कारण क्या हो रहा है, आरबीसी काउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज है, और जब आरबीसी काउंट की क्वांटिटी ज्यादा है उसी के कारण बल्क की जो ब्लड की विस्कोसिटी होती है इंक्रीज हो जाती है, और इसी के कारण स्लगिशनेस ऑफ ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो स्लो फ्लो होता है, इसीलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो की क्वांटिटी ब्लड में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो जरूरत से ज्यादा वहां कनेक्ट हो जाता है, और इसी के कारण दोस्तों आप देखो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होता है, पूरी स्किन ब्लूइश हो जाती है। बहुत कॉमन कंडीशन है, बहुत आसानी से मिलने वाली कंडीशन है जो आप लोग देखते हो। ठीक है, और लास्ट पॉइंट बता रहा हूं आज का दोस्तों, साइनोसिस एंड एनीमिया। याद रखना दोस्तों, साइनोसिस यूजुअली तब उत्पन्न होता है जब रिड्यूस एचबी की क्वांटिटी लगभग 5 ग्राम से 7 ग्राम पर डाइल्यूशन हो जाती है, 5 to 7 ग्राम पर डाइल्यूशन हो जाती है। याद रखना दोस्तों, वो साइनोसिस और एनीमिया के लेवल पर देखा जाता है, किंतु एनीमिया में एचबी कंटेंट स्वयं लेस होता है, इसलिए साइनोसिस एनीमिया में उत्पन्न नहीं होता है। याद रख लेना, ये एक बहुत फ्रीक्वेंट पार्ट बता रहा हूं, आपको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग लगेगी, सांस आपको फूलना लगेगा, लेकिन याद रखना वो हीमोग्लोबिन के कम होने के कारण हो रहा है, न कि ऑक्सीजन की कमी के कारण। वहां ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, लेकिन हीमोग्लोबिन ही नहीं तो जुड़ेगा कैसे, है ना, इस वजह से हो रहा है। लेकिन साइनोसिस नहीं होगा, आदमी ब्लू नहीं पड़ता, ब्लू तब पड़ता है जब ब्लड में हीमोग्लोबिन अच्छा है लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो गई, तब साइनोसिस होता है। याद रख लेना, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग इस चीज के आपको होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यही रखते हैं, थोड़ा सा मुझे वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है वापस। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। जी संपत सर, संपत सर, संपत सर, संपत सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। तो जो नेबुलाइजर जो बनाना है ना सर, वो पूरा आरएस बेस में बनाना है क्या डीजल में बना सकते हैं उसको? सर आप डीजल में बना लो, कोई दिक्कत नहीं,
अगर आप अच्छा, और स्मेल कराना है तो आरएस बेस देना पड़ेगा। और अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है जो मॉडर्न साइज यूज करता है तो वहां आप डिस्टिल वाटर में बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और वो चेस्ट ऑयल सर? चेस्ट ऑयल को तो प्योर आरएस में बनाओगे तो फास्ट रिजल्ट मिलेगा। आप उसको ओके सर। किसी ऑयल में बना लो और यूज करो, आप बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऑयल और आरएस दोनों मिला के बना सकते हैं सर ना उसको? बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। जी राकेश सर। राकेश सर। मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर एक चीज पूछा था कि जैसे अपन ये चेस्ट ऑयल अपन ये हार्ट वाला यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या कार्डियो पल्मोनरी वाला यूज कर सकते हैं सर, जो बताया था आपने? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। जी सर। जी कोरी सर। कोरी सर। हेलो, हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी मच सर, मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया आपने इस लेक्चर में। जबरदस्त, बहुत बढ़िया नॉलेज दिया आपने। और फिर ये बोल रहा था सर कि जो मतलब जैसे कोई कोमा में गया हुआ व्यक्ति जब होश में तो आ गया है, लेकिन वो किसी चीज को यदि वो पहचान नहीं पा रहा है तो क्या सेकेंड डायल्यूशन में जो प्रोटोकॉल आपने दिया इससे काम चल जाएगा? सर देखिए क्या होता है, जब आप मेमोरी के लेवल पर जाते हैं ना, तो जी मेमोरी सेंटर में यदि ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस होती है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ा ना, जी उसमें क्या होता है कि जो मेमोरी वहां पर यूटिलाइज हो गई है उसको रिकॉल करके अंदर स्टोरेज में डाल दिया गया है, वो जी याद रहेगा। लेकिन अगर जो बाहर रिकॉल नहीं किया गया उसको, वो पूरा जी डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन आप वहां पर ये इसमें केवल आर की जगह डब्ल्यू यूज करना है आपको। S1 जी C1 F1 वर्वन डब्ल्यू यूज करना सेकंड डायमेंशन में, जी जी सिस्टम पे जाना है। ठीक है जी जी जी। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जी जी देवांगन सर। जे के देवांगन सर। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर आपका एस्टन P1B बहुत जबरदस्त काम कर रहा है कैंसर केस में सर। बिल्कुल ये तो बहुत है। बढ़िया सर। जी और इसके साथ साथ जो आप जो आरएनए डीएनए को बैलेंस करने के लिए S5 Venman A3 का जो बताया था प्रोटोकॉल, क्योंकि जी उसका जो फोटो सिंथेसिस को तोड़ने के लिए वो हम पेशेंट में अभी यूज किए हैं। अरे जी इसका माने इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत जी अच्छा सर। बहुत बढ़िया सर। क्योंकि अभी अभी एक केस था, मैंने कोमा में था केस, मैंने उसका क्या किया था, मैंने मेदांता में उसका हॉस्पिटल में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कर दिया था 3 महीना जी पहले। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर अभी 1 सप्ताह पहले आया, फिर रिकरेंट मैंने उसका ट्यूमर ग्रोथ करके उसमें मास आ गया, प्लस उसमें हाइड्रोसेफलस टाइप का आ गया। वो क्या जी किया, पेशेंट एकदम कोमा में चले गया था। ये वाला जी फॉर्मूला और का हेरिडिटी टोर्नेलो जो फॉर्मूला से जब इसका ये किया ट्रीटमेंट किए, पेशेंट का मतलब होश भी आ गया और पेशेंट अभी मूवमेंट में आ गया सर। इसका बहुत इतना बढ़िया इसका सर। ये। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर आपका ये प्रोटोकॉल के लिए सर, बहुत 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 सर। धन्यवाद सर, आप काम करते जाओ, फल हमको मिलते जाएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मजा आ रहा है सर, अब मजा आ रहा है ट्रीटमेंट करने में। जी जी रविराज सर। रविराज सर। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर एक क्वेश्चन था मेरा, इससे टॉपिक से नहीं था। एक ऑस्टिज्म का केस था, आपसे मेरी डिस्कस भी हुई थी सर, जिसमें हाँ 13 आपने C13 किया था 1000 में, वो जी भी लेकिन सर कल एक उसका केस हुआ, मतलब काफी इम्प्रूवमेंट तो है उसमें। F1 C1 भी दिया मैंने 1000 में, जो आपने लिखवाए थे प्रोटोकॉल्स सर। लेकिन कल हुआ उसका, उसको फीवर नहीं चढ़ा, लेकिन उसके मुंह से ना मतलब एक्टिव था बहुत ज्यादा, हाईली एनर्जी में, और एकदम से लेट गया, और उससे हल्का हल्का झाग निकला है। और बट टेम्परेचर नहीं था, कोई शिवरिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। बट उस समय उसका हार्ट बीट जो चेक किया, वो हार्ट बीट उसका 100 आ गया था, 90 to 100 के भी, जबकि इसका हार्ट बीट 130 से नीचे नहीं रहता, 130, 140, 150। तो सर उसमें क्या करना चाहिए? हालांकि उसमें उस टाइम पे मैंने उसमें कार रिलैक्स रहे, वैसे हार्ट बीट तो नॉर्मल लो उम्र कितनी है? से 9 years। इतना ज्यादा हाइपोटेंसी क्यों दे रहे हो सर? नहीं सर, आपने दिया था, आपने बताया था उसको, उसके बाद यूरिन। डोज देकर
रिकरेंटली करते चले जाओ। जैसे आपने 1 महीने दिया या 15 दिन दिया, उसके बाद गैप करते चले जाओ। ठीक है, सर अभी मंथ गैप करो। 3 बार दिया सर मैंने। आपने हाँ। बोला था 1 मंथ में 3 बार देना, बस मैंने 3 बार ही दिया। ऐसा नहीं देना, आप कुछ मत करो, हार्ट मसाज कर दो उसको, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वो। ठीक है, हार्ट मसाज कर दो आप उसकी, कोई सीरियस बात नहीं है। नर्वस एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो गया उसको। ठीक है, ओके। नर्वस जैसे इपिलेप्टिक अटैक आता है ना, वहां होता क्या है, नर्व का शॉर्ट सर्किट हो रहा है ना। यहाँ पर उसको नर्व का एक्साइटमेंट ज्यादा हो रहा है, उसको F2W को फोरहेड पर अप्लाई कर दो, हार्ट पर A3C5W को अप्लाई कर दो। आप देखो 10-15 मिनट में पेशेंट एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है जी। जी दिलीप सर, दिलीप सिंह बुदानिया जी, दिलीप सिंह बुदानिया जी, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर एक 75 साल की फीमेल है, उनके दवाई चल रही है सर, अपनी इलेक्ट्रोपैथी दवाई कितने गैप से दे सकते हैं उनको, कफ की? आप 10 मिनट के अंतर में कितनी बार दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके सर। ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं।